Welcome to P. Agarwal editorials. So, the first article that we are going to discuss today is related to fostering a commitment to stop maternal deaths. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे हमने मेटर्नल मोर्टालिटी रेशो हमारा कम तो हुआ है आगे से, पर लेकिन उसके क्या कॉजेज़ रहते हैं, किस कारण से डिलेज हो जाते हैं, तो डेथ्स होती हैं इतनी ज़्यादा, तो उस पर हम बात करेंगे आज। मेटर्नल मोर्टालिटी रेशो में क्या है कि 93 डेथ्स हम देख रहे हैं कि अगर 1 लाख लाइव बर्थ सही हो रहे हैं तो 93 डेथ्स भी हो रही हैं। ये हमने 19-20-21 का वो देखा, ये इम्प्रूव हुआ है आगे से, पहले 103 था, उससे अब 93 पर हम आए हैं। अब जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेशियो है रीजन के साथ क्या है, जैसे हमने स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे सदर्न स्टेट्स जिनकी बेटर आउटकम्स है, फिर ये जिनकी थोड़ी क्रिटिकल चल रही हैं, या फिर हमारी बाकी स्टेट्स हैं। तो ये इस तरह से हमने इनको डिवाइड करा हुआ है, जैसे हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम देख सकते हैं अपने उसके लिए। द 3 डिलेज डैट कॉज मेटर्नल डेथ्स, तो अब क्या किन रीजन से डेथ्स हो रहे हैं। जैसे डिले 1 है कि लोग एक तो पहले डेंजर ही लेट रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसकी केयर तो बाद में जाके ढूंढते हैं। कई बार ये डिले इस कारण भी हो जाता है कि फैमिलीज़ उतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या उतना उनके पास एक्सपेंस करने का नहीं है, तो फैमिली ज़्यादा देर वेट कर लेती हैं या अंडरस्टैंड नहीं करती हैं अर्जेंसी को। तो सोल्यूशन ये है कि आशा वर्कर्स ने, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन सब ने इस चीज़ पे हेल्प करना शुरू कर दिया है। डिले 2 क्या है, हॉस्पिटल पहुंचने में। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में इतना डिले हो जाता है क्योंकि रूरल रिमोट एरियाज़, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, 108 एम्बुलेंस सिस्टम, NHM ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर डिले 3 क्या है कि जो केयर हॉस्पिटल में मिल रही है उसमें क्या होता है कि कई बार वहाँ जाके डॉक्टर नहीं मिलता, कई बार ब्लड डोनर नहीं मिल रहा, OT रेडीनेस नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए फंक्शनल फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है वो नेसेसरी सोशलिस्ट और इक्विपमेंट के साथ बनानी चाहिए। वो भी कम अवेलेबल होती हैं, उनमें कई बार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं कई बार वो फंक्शनल नहीं मिलती हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ब्लड, तो इन सब की प्रॉब्लम्स आती हैं। मेन मेडिकल कॉजेज़ ऑफ मेटर्नल डेथ्स, तो मेन कॉजेज़ क्या रहते हैं कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इतनी मतलब एकदम या तो शॉक हो जाता है मतलब पर्सन, या डेथ हो जाती है सीधा ही। जैसे 5 लीटर्स ऑफ ब्लड का कुछ रेशो रहता है तो उसमें से हाफ तो एकदम से ही इतनी जल्दी फ्लो कर जाता है कि उसके कारण डेथ्स का चांस ज़्यादा हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो कॉज बाय माल न्यूट्रिशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, तो उसके लिए सी सेक्शन ज़रूरत होता है, तब भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, तो सीजर्स होना, कॉमा अगर अनट्रीट ना करे जाए तो कॉमा में चले जाना है इंसान का। फिर इन्फेक्शंस एंड अनसेफ अबॉर्शंस, फिर सेप्सिस ड्यू टू क्वैक्स और डिलेड हॉस्पिटल विजिट्स, तो अनसेफ अबॉर्शंस भी हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई फिर जिसको हम कहते हैं कि डेवलप हो जाना, उसके कारण डिलेड हॉस्पिटल विजिट्स के कारण अनसेफ चीज़ हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये सब बन जाना, ठीक है। फिर अदर इलनेस जैसे कि मलेरिया, TB, UTIs, ये सब। फिर सिस्टमिक गैप्स दैट मस्ट बी फिक्स, तो अब कैसे क्या चीज़ें मेनली हम देखें, जैसे 66% वैकेंसीज़ हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट की। फिर पुअर फंक्शनिंग है फर्स्ट रेफरल यूनिट्स का, कोई ब्लड बैंक्स नहीं है, OTs अच्छे से नहीं काम कर रही हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है अवेलेबल। फिर एनीमिया और माल न्यूट्रिशन ये केस को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। सॉल्यूशंस जो काम कर सकते हैं कि एक तो अर्ली प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन हो, रूटीन चेकअप्स हों, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं, होम बर्थ्स हो। फिर केरला का मॉडल क्या है, उनका कॉन्फिडेंशियल रिव्यू है मेटर्नल डेथ्स का, वो स्पेशल टेक्निक अपने ऑब्स्ट्रिशियंस को सिखाते हैं। मेंटल हेल्थ की केयर करी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की। फिर स्टेट स्पेसिफिक फोकस नीड, जो क्रिटिकल स्टेट्स हैं वहाँ पर बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, स्टाफिंग, ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी केयर, इन सब में प्रॉब्लम है। फिर सदर्न स्टेट्स और जो बाकी हैं उनमें क्वालिटी जो है इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक सर्विसेज की वो इम्प्रूव करी जाए। फाइनल मैसेज यही है कि प्रिवेंटेबल है मैटरनल डेथ जौन सी, उनको हम कर सकते हैं, जौन सी प्रिवेंट हो सकती हैं उनको हम रोक सकें। उसके लिए क्या ज़रूरत है, कमिटमेंट की, प्लानिंग की और प्रॉपर एग्जीक्यूशन की।
नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करने वाले हैं, राइजिंग सीज, शिफ्टिंग लाइज एंड अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, जैसे सी लेवल बढ़ता जा रहा है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन या डेवलपमेंट, उसके कारण लोगों को, कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। कोस्टल लाइवलीहुड जैसे कि फ़िशिंग, फार्मिंग, ये सब वैनिश कर रहे हैं। फिर काफ़ी फैमिलीज़ फिर सिटीज़ जैसे कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद काम के लिए जाती हैं, फिर वहाँ जाके इतनी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। कौन से रीजन ज़्यादातर इफेक्टिव, हमने देखा उड़ीसा का सत्यभाया रीजन, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, इन सब में सिमिलर हमने डिस्प्लेस पैटर्न देखे। जब लोगों के खुद के काम छूट जाते हैं तो बाकी जगह जाके वो एक्सप्लॉइट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो क्राइसिस को वर्सन कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि सागरमाला, एक्वाकल्चर एंड एनर्जी, उन्होंने नेचुरल प्रोटेक्टर्स जैसे कि मैंग्रोव, सैंड ड्यूज और वेटलैंड्स को ख़राब किया, जिसके कारण सी वाटर लेवल उतना कंट्रोल में नहीं रहा पा और कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ा। काफ़ी प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल मिल जाती है बिना किसी प्रॉपर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के। कोस्टल कम्युनिटीज़ को फिर वहाँ से इनफॉर्मल अर्बन जॉब्स के लिए जाना पड़ता है, ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में रहती हैं। वट हैपन्स टू डिस्प्लेस पीपल, तो एक तो उनके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क है नहीं हमारे पास जिससे उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिले। इनफॉर्मल जॉब जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ब्रिकलिन्स में काम करना, डोमेस्टिक वर्क करना जहाँ पर कम पैसे दिए जा रहे हों, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, एक तो वो लोन्स ले लेके उसी डेट के जाल में फंस जाना, फिर लीगल राइट्स नहीं है लेबर लॉज के अंडर, वुमेन अब्यूज़ फेस कर रही हैं, अंडर पेमेंट और ट्रैफिकिंग का ये देखा जा रहा है। नेक्स्ट, लीगल गैप्स इन क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट, तो कोई लॉ स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है क्लाइमेट माइग्रेंट्स को। जौन से एग्जिस्टिंग लॉज हैं जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या CRZ नोटिफिकेशन है, ये सारी मतलब डिज़ास्टर के टाइम क्या चीज़ें होंगी और एनवायरमेंटल कंडीशंस, इन सब पे फोकस करती है, ना कि लोगों के लिए उनको डिस्प्लेसमेंट के बाद कैसे रखा जाएगा या माइग्रेंट्स के लिए क्या लेबर कोड्स रहेंगे, उस सब पे नहीं बात करती है। रीसेटलमेंट विदाउट राइट, तो CRZ 2019 वो प्रायोरिटाइज करती है टूरिज्म इंडस्ट्री को, ना कि कम्युनिटीज़ को। डिस्प्लेसमेंट हो तो जाती है बिना किसी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है वो ऑफन कंसल्ट करी जाती हैं ड्यूरिंग रीलोकेशन। लीगल प्रोटेक्शंस अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया लिंक बिटवीन एनवायरनमेंट एंड राइट्स को, की केसेस जैसे कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पर जो लीगल रिकॉग्निशन है हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन फॉर डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़। तो ग्रास रूट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं वो फाइट बैक कर रही हैं, जैसे सेव सत्यभाया कैंपेन, इनोर क्रीक प्रोटेस्ट या पत्तुवम मैंग्रोव मूवमेंट। पर एक्टिविस्ट को थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, सर्विस लैंड्स अरेस्ट हो रहे हैं, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स उनके वायलेट किए जा रहे हैं। व्हाट इंडिया नीड्स अ राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, तो रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा क्लाइमेट माइग्रेंट्स के लॉ और पॉलिसी को, उनको लेबर राइट्स एक्सटेंड करे जाएं, वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करे जाएं फ्रॉम जेंडर एक्सप्लॉयटेशन। प्रायोरिटाइज करें हम इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी वेलबींग, नॉट जस्ट इंडस्ट्री। इंश्योर करें डिसेंट वर्क, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस। फाइनल मैसेज यही है कि जो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियल इशू नहीं है, इट्स अ टेस्ट ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक